गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम प्रैक्टिस करेंगे निबंध लिखने का, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार ये 10 अंकों का आता है और कई बार 5 अंकों में पूछा जाता है। वैसे बोर्ड की परीक्षाओं में तो 10 अंक का ही आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। 10 अंक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निबंध किसे कहते हैं, क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसको लिखने का तरीका कैसा है। तो चलिए निबंध के सबसे पहले निबंध के बारे में जान लेते हैं, इसका अर्थ। सबसे पहले अर्थ जानते हैं। बेटा जो निबंध शब्द है वो नी उपसर्ग के योग से बना है। नी उपसर्ग मतलब इसमें जो उपसर्ग लगा है वो है नी। 2 शब्दों के योग से बना है, नी धन बंध। ठीक है, तो नी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है, बंध का मतलब तो बांधना होता है, और इसका अभिप्राय क्या है? विचारों या भावों को सुसंबद्ध रूप से बांधकर प्रकट करना। तो निबंध क्या हो गया कि अपने विचारों को जब हम शब्दों के माध्यम से बांध देते हैं तो वो हमारा निबंध के रूप में प्रकट होता है। ये गद्य रचना है, ये गद्य का एक भाग है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी विषय पर सुंदर ढंग से क्रमबद्ध विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इसमें जो लेखक है, इसमें जो लिखने वाला है, वो समाज प्रेरित अपनी निजी अनुभूतियों को, भावनाओं को, विचारों को बहुत ही मर्यादित और सीमित आकार में प्रस्तुत करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब निबंध के अंग कौन से हैं? निबंध के वैसे तो जो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 अंग माने जाते हैं। पहला होता है भूमिका, ठीक है, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, जिससे हम आरंभ करते हैं। निबंध का जो हम प्रारंभ करते हैं वो भूमिका से करते हैं या फिर प्रस्तावना जिसे कहते हैं। दूसरा होता है विस्तार, जब हम उसकी विवेचना करते हैं, मतलब जो भी हम निबंध लिख रहे हैं, जिस विषय पर भी लिख रहे हैं, उसकी पूरी विवेचना करें, उसके पूरे विस्तार से लिखें। और अंत जब हम करते हैं तो वो उपसंहार आता है, जब हम उसका समापन करते हैं तो वो उपसंहार है। ये तो अंग हैं, मतलब ये 3 चीज़ें होती ही होती हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है? आपको बेटा ये जान लीजिए कि जब भी कोई निबंध लिखेंगे तो ये 3 चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। इसके अतिरिक्त आप क्या लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर अच्छे अंक आपको प्रदान करे, आपको अच्छे अंक दे। ठीक है, तो हम जानते हैं। देखिए, इसके पहले निबंध के भेद देख लीजिए कि निबंध कौन कौन से तरीके के होते हैं। वैसे तो निबंधों के 4 भेद माने जाते हैं। पहला क्या होता है? वर्णनात्मक। पहला है वर्णनात्मक। अब इस वर्ग में जो वर्णनात्मक होते हैं, इस प्रकार के निबंधों में वस्तुओं, घटनाओं, स्थान, दृश्य है, कोई त्योहार है आदि का यथा तथ्य वर्णन किया जाता है। जैसे मान लो दीपावली है, रक्षाबंधन है, ऋतुराज बसंत है, ताजमहल है। आपको मान लीजिए इस तरीके के विषय अगर दिए जाएं तो ये आपके वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आएंगे। दूसरा होता है विवरणात्मक। विवरण, जैसे आपको विवरण देना है। ये विवरण कैसे हो सकता है? कोई प्राचीन अथवा नवीन हो सकता है, वास्तविक अथवा काल्पनिक घटनाओं से संबंधित हो सकता है, आपका कोई संस्मरण हो सकता है जो कि आपकी यादों से संबंधित है, कोई कथाओं का विवरण हो सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, जिसमें लिखा होता है कि मेरी पहली हवाई यात्रा, या विद्यालय का वार्षिक उत्सव, या आपसे कहा जाए कि महात्मा गांधी पर निबंध लिखिए, या मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसमें आपको विवरण देना है ना। ये सारी चीज़ें आपको इसमें व्याख्या करनी है कि कैसा कैसा आपके साथ रहा। तो ये होते हैं विवरणात्मक। अब तीसरा है विचारात्मक, जिसमें आप विचार करें। इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, जैसे नाम से ही हमारा संबोधित हो रहा है। इसमें समाज, साहित्य, राजनीति आदि विषयों पर अपने मौलिक विचार आपको प्रस्तुत करने होते हैं। अब इसमें काल्पनिकता या भावुकता के स्थान पर विषय के पक्ष और विपक्ष, लाभ या हानि, गुण और दोष के संदर्भ में आपको तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण अगर आपको दिया जाए विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो आप किसी एक पक्ष को ही नहीं रखेंगे, आपको उसके वरदान भी बताने हैं, आपको अभिशाप भी बताने हैं। ठीक है, या मान लीजिए दूरदर्शन और शिक्षा, तो इन दोनों चीज़ों में भी आपको लाभ और हानियाँ बतानी हैं। राजनीति और धर्म, ये विचारात्मक है, मतलब जहाँ पे आपको अपने बौद्धिक तत्व को दर्शाना है।
ठीक है। अब अंतिम है भावात्मक। तो भावात्मक में क्या होता है, इस वर्ग के जो निबंध होते हैं इसमें भावों की प्रमुखता होती है, नाम से ही पता चल रहा है ना, भावात्मक। इसमें लेखक की जो है, जो भी लिखने वाला है, वो व्यक्तिगत अनुभूतियों, भावनाओं और अनुभव की अभिव्यक्ति करवाता है। जैसे मान लीजिए परोपकार, तो आपकी दृष्टि में परोपकार क्या है, ज़रूरी नहीं है दूसरे की दृष्टि में भी वही हो, ठीक है। सत्संगति है, या मन के जीते जीत है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीनता तो सपने में भी हमें सुख नहीं देती है। तो ये वैसे तुलसीदास जी का पद है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपकी भावनाएं उमड़ेंगी, इसमें आप अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। तो जिस निबंध में भावों की अधिकता होगी तो वो भावात्मक हो जाएंगे, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति होगी तो वो विचारात्मक हो जाएंगे, जिसमें विवरण आप किसी चीज़ का देंगे तो वो विवरणात्मक हो जाएंगे, और किसी चीज़ का वर्णन करेंगे तो वो वर्णात्मक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरीके के होते हैं। अब निबंध आते कैसे हैं, आपकी परीक्षा में पूछे कैसे जाते हैं? बेटा परीक्षा में जो पूछे जाते हैं 2 तरीके से होते हैं, या तो उसमें संकेत बिंदु दिए होंगे या वो संकेत नहीं दिए होंगे। अब संकेत बिंदु क्या है, मान लीजिए जैसे मान लो आतंकवाद है, मान लो आपको आतंकवाद पे दिया गया है, मान लो निबंध लिखना है आपको आतंकवाद पे। अब संकेत बिंदु सहित मैं बोल रही हूँ, तो सहित में मतलब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे भूमिका, भारत में आतंकवाद, बढ़ता आतंकवाद, विश्व स्तर पर आतंकवाद, और अंत में उपसंहार। तो इस तरीके से क्या किया गया है, आपको दिया गया है संकेत बिंदु। और मान लीजिए सिर्फ आतंकवाद लिखा है, सिर्फ आतंकवाद लिखा है और कोई संकेत बिंदु नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप अपने भावों के आधार पर, आप अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर निबंध को लिखेंगे। अगर संकेत बिंदु दिया है तो आप क्या करेंगे, उन संकेत बिंदुओं को ही थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, आप उसी को व्याख्यायित करेंगे अपने शब्दों में, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर लेकिन संकेत बिंदु के बिना अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं तो बेटा वो ज़्यादा आसान होता है, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए निबंध लिखना। अब ये कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगी कि आप परीक्षा में किस तरीके से लिखेंगे। अगर संकेत बिंदु आया होगा तब भी, और अगर संकेत बिंदु नहीं आया होगा तब भी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, कोई भी निबंध आपको आता है तो सबसे पहले आप भूमिका अवश्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भूमिका। इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना बोलिए, भूमिका लिखिए। यहाँ से आपका क्या होता है, निबंध का आरंभ होता है। इसमें आप क्या करते हैं, भूमिका में आप लिखेंगे क्या, जो विषय है उसका परिचय देंगे, इसीलिए इसको प्रवेश द्वार भी माना जाता है, ठीक है। और कहा भी गया है वेल बिगन इज हाफ डन, तो श्रेष्ठ तरीके से किया गया आरंभ मतलब आधी सफलता निश्चित कर देता है, ये कहा गया है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका जो आकार होना चाहिए, जो प्रस्तावना है उसमें ये छोटा हो लेकिन सशक्त और रोचक हो, ठीक है। और कोई भी निबंध का जब आप आरंभ करते हैं ना, तो जो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, अच्छा प्रभाव डालता है, वो क्या है, किसी भी काव्य की कोई पंक्ति हो या सूक्ति वाक्य हो या कोई संक्षिप्त प्रासंगिक कथा हो या कोई वार्ता हो, कोई उद्धरण हो, अगर यहाँ से आप शुरुआत करेंगे ना, किसी कोटेशन से अगर आप शुरुआत करेंगे ना, तो वो बहुत प्रभावशाली माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप भूमिका में करेंगे क्या, आप विषय का परिचय मतलब उसका अगर स्थापना है तो स्थापना, या उसका कोई स्पष्टीकरण, उसका अर्थ, ये कॉमन चीज़ें जो मतलब मेन चीज़ें हैं, सशक्त, छोटा हो लेकिन अच्छा हो, तो ये भूमिका में आ गया। फिर दूसरा है अर्थ। अब जो भी मान लो आपको टॉपिक दिया गया है तो उससे आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ लिखेंगे। जैसे अगर मान लो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार है, या आपको स्त्री का अधिकार, स्त्री शिक्षा है, कोई भी आपको टॉपिक दिया गया है, आपदा दिया गया है, प्राकृतिक आपदा, भूकंप दिया गया है, तो वहाँ पे आप उसका अर्थ बताइए कि क्या है अर्थ, आप क्या समझते हैं, आपदा से क्या समझते हैं, आप भूकंप से क्या समझते हैं, तो अर्थ आ जाएगा, ठीक है। फिर कारण आएगा। ये कब आप लिखेंगे ये सारे पॉइंट्स, जब आपके संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं, ठीक है। ये जब संकेत बिंदु नहीं दिए होंगे तब ये आप लिखेंगे। तो ये आप याद कर लीजिए कि इनको हमें याद करना है, ये हमें जानना है, ठीक है। फिर
आपको बताना है कि उसका अर्थ आ गया, फिर उसके अर्थ के बाद आप कारण बताइए। अर्थ के बाद कारण कि भूकंप के क्या कारण है, क्या आने के कारण हैं, ये आपदा किस वजह से आई है। ठीक है, हमारे प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हुए हैं, कौन से परिवर्तन हुए हैं जो इसका मूल कारण रहा है, तो कारण आप बताएंगे। फिर प्रभाव बताइएगा। जैसे आपदा अगर आपको दिया गया है तो मैं उससे संबंधित आपको बता रही हूँ, कोई भी है। फिर आप प्रभाव बताएंगे कि उसका मानव जाति पर या किसी भी हमारे चराचर जगत पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके लाभ तो हो नहीं सकते, आपदा के तो कोई लाभ है ही नहीं, तो ये पॉइंट यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। ज़रूरी नहीं है बेटा कि हर एक निबंध में ये सारे पॉइंट ही आएँ, कम से कम 4 या 5 आएंगे। किसी किसी में पूरे आएंगे और किसी किसी में 4 या 5 आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये मान के चलो कि सब में हम इसको फिट करेंगे, नहीं। अभी जैसे मान लीजिए मैंने आपदा ही बोला तो उसके लाभ तो नहीं है, तो आप लाभ नहीं डाल सकते, हानियाँ आप अवश्य डाल सकते हैं कि क्या कौन कौन सी हमें परेशानियाँ हुई हैं, हानियाँ डाल दिया। समाधान, फिर इसका क्या समाधान है, क्या हमें करना चाहिए कि जिससे हम आपदाओं से बच सकें। ठीक, फिर उपसंहार। उपसंहार में क्या करते हैं आप, लास्ट में आप इसकी एंडिंग करते हैं, समापन करते हैं कि जो भी हमारी प्रदत्त आपदाएं हैं प्रकृति द्वारा, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, तो ये आदि के रूप में मनुष्य को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और उनके प्रभाव से हमें अगर पूर्ण मुक्ति चाहिए तो मनुष्य के लिए एक असंभव कार्य है ना, पूर्ण मुक्ति तो नहीं हो सकती। इसीलिए क्या कहते हैं उसे, आधुनिक विज्ञान की तकनीकों, आपदा प्रबंधन व अपनी चेतना द्वारा इसके प्रभाव को कम से कम करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से आप उपसंहार करेंगे, मतलब आप एंडिंग करेंगे। आप ओवरऑल मतलब पूरे गद्य जो भी आपने लिखा है, जो भी अनुच्छेद आपने लिखे हैं, जो भी निबंध आपने लिखा है, उसकी एंडिंग करेंगे कोई ना कोई एक अपना विचार रखकर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, इनको आपको लर्न करना है, ये आपको समझना है कि ये हमारे ये संकेत बिंदु ना होने की स्थिति में, जैसे निबंध दे दिया आपदा पर 300 से 350 शब्दों में आप निबंध लिखिए, अब संकेत बिंदु दिए नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि इतने आपको लिखने हैं, किसी में कुछ आएंगे पॉइंट्स, किसी में कुछ नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लेकिन भूमिका, प्रभाव, उपसंहार ये तो आने ही आने, मैंने आपको बताया 3 अंग मुख्य होते हैं, तो वो तो आने ही आने हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी चेतना से कुछ और भी लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए देखते हैं अब आगे। मान लो एक उदाहरण मैंने दिया कि हमारी भाषा हिंदी, मान लो ये आपको दिया गया है, अब आप कैसे लिखेंगे। अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपका प्रस्तावना आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग की भूमिका से, आप प्रस्तावना लिखिए या भूमिका लिखिए, बात एक ही है। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि हमारी हिंदी जो है राजभाषा के रूप में है, संविधान की धारा 343 का उल्लेख है, 14 सितंबर 1949 को ये इसको राजभाषा घोषित किया गया था। तो प्रस्तावना या भूमिका में आप हल्की फुल्की चीज़ें डालेंगे। ठीक है, फिर आपका आएगा वर्तमान स्थिति। ये देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है, भूमिका डाल दी, फिर आप डालेंगे वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति में आप डालेंगे कि हिंदी की जो अभी स्थिति है वो उपेक्षित है, अभी इतनी सम्मानित नहीं है। कागजों में तो इसका महत्व है लेकिन व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में क्यों नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी का आधिपत्य है, अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्ता दी जाती है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति आप बता देंगे। फिर आप कारण बताएंगे कि कारण क्या है। आपने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की अधिकता है, भ्रष्ट राजनीति है, और उत्तर और दक्षिणी विवाद, मतलब उत्तर भारत में तो हिंदी भाषी लोग हैं लेकिन दक्षिण भारत में अंग्रेज़ी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। प्रांतीय भाषाएं उनकी मुख्य हो जा रही हैं, जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे स्थानीय भाषाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी पढ़नी ही पढ़नी है ना, और तमिल तेलुगु पढ़नी ही पढ़नी है, जबकि यहाँ पे उत्तराखंड में हम कुमाऊँ या गढ़वाली नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब खैर सरकार कह तो रही है कि आएगी, ऐसा होगा, देखते हैं आने वाले
समय में, लेकिन अभी जो हमें वर्तमान स्थिति बतानी है वो यही बतानी है। ठीक है, तकनीकी शब्द जो हैं कठिन हो गए हैं और कंप्यूटर द्वारा प्रयोग में कठिनाई हो गई है, तो ये सारे इनके कारण क्या हो गया, हिंदी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। फिर हम समाधान बताएंगे कि हमारी दृष्टि में हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसका समाधान कर सकते हैं। तो आप सरकारी या फिर व्यक्तिगत प्रयास बता सकते हैं कि हमारे प्रयास से या सरकार की तरफ से भी हिंदी को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सरकारी कार्यालयों में अगर हम इसका प्रयोग अनिवार्य कर दें तब भी इसका समाधान हो सकता है, या हम श्रेष्ठ साहित्य का प्रचार प्रसार करें उससे भी हो सकता है, या व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग करें, है ना। अब आप अपने आपसी बोलचाल में ही अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, हिंदी का प्रयोग करेंगे तो शायद इसका समाधान हो सके। तो ये आप समाधान बता रहे हैं। फिर अंत हम करेंगे उपसंहार से। उपसंहार मतलब एंडिंग होती है, समापन होता है। तो आप ओवरऑल इसको लेके चलेंगे। आप कहेंगे कि स्वाधीनता के जो कई वर्षों बाद भी स्थिति क्या थी, शोचनीय थी। विभिन्न स्तरों पर तो प्रयास अपेक्षित था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, हिंदी ही जो है राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है। आप अपना बता रहे हैं ना जो आप सोचते हैं। अभी तक देखिए हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्र की भाषा घोषित नहीं हुई है। तो आप बता सकते हैं कि जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है, इसी को दिया जाना चाहिए ये पद। भारतीय जनमानस की भाषा है। तो ओवरऑल आप अपना मत रख रहे हैं। उपसंहार करके इस तरीके से एंडिंग आपको करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए थे कि इनमें से कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपके आएंगे। तो उसमें हमारा क्या क्या है, भूमिका आए, अर्थ आए, है ना, प्रभाव आया, समाधान आया, उपसंहार आया। तो देखो 5 पॉइंट हुए, 5 पॉइंट हुए ना। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आएंगे। हिंदी वाले अभी निबंध में जो मैंने आपको समझाया तो 5 पॉइंट्स आए हैं, किसी में लाभ आएंगे किसी में हानि आएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आएँ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे। अब एक और देख लीजिए, एक और उदाहरण देख लीजिए, आपदा प्रबंधन। अब यहाँ पे क्या दिया है, इसमें तो क्या था कि आपको संकेत बिंदु मान लीजिए नहीं दिया गया है। मान लो इसमें आपको संकेत बिंदु नहीं दिया था, तो ये तो आपने क्या किया, आपने जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया था आपने उसी के आधार पर आपने ये 5 पॉइंट्स लिख लिए। अब यहाँ देखिए आपको एक दूसरा निबंध अगर मान लो दिया गया है और उसमें आपको ये संकेत बिंदु दिए गए हैं, भूमिका दिया है, अर्थ, विभिन्न आपदाओं का प्रभाव, आपदा प्रबंधन की कार्यवाही, उपसंहार, ये आपको अगर दिया है तो आपको क्या करना है, इन्हीं के आधार पर अपने निबंध को लिखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसके अलावा भी लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। ये 5 पॉइंट्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब भूमिका जैसे कि प्रस्तावना हम स्टार्टिंग करते हैं तो आप बताएंगे, मान लीजिए आपदा प्रबंधन पे लिख रहे हैं तो आप कहना कि जो आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीवन का सामान्य जो हमारा कर्म है वो बिगड़ जाता है। मनुष्य और पर्यावरण के बचाव हेतु तत्काल जो है बड़े स्तर पर सहायता आवश्यक हो जाती है। अभी आपने देखा ना कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से कितना मतलब प्रभावित हुआ है जनमानस। फिर आप ये भी बताएंगे, अगर आप बता सकते हैं तो इसकी परिभाषा अगर व्याख्यायित कर सकते हैं तो परिभाषा लिखिएगा। फिर अर्थ में भी आपका वही चीज़ आ जाएगी, जैसे आपने भूमिका में थोड़ा लिखा तो अर्थ में फिर आप बता दो कि आपदा से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है, प्रबंधन का क्या अर्थ है। ठीक है, फिर आपका है विभिन्न आपदाओं का प्रभाव। अब केवल आपदा हमारी एक ही चीज़ तो नहीं है, भूकंप ही तो नहीं है, है ना, आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, भूस्खलन है, भूस्खलन मतलब भूमि का एक खिसक जाना, बाढ़ है, भूकंप है। इस तरीके से आपको बताना है कि ये प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। फिर प्रभाव क्या है आपको बताना है कि केवल मनुष्यों को ही हानि नहीं होती है, पूरा संपूर्ण परिवेश को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारी हानियां होती है। अब यहाँ देखो, अब प्रभाव में आपको हानि, एक और पॉइंट मिल गया ना, प्रभाव में आपने लिखा लेकिन एक पॉइंट आप अलग से भी हानियां लिख सकते हैं, है ना, एक हानियां भी लिख सकते हैं। तो आप बताएंगे कि जो बहुत सी हानियाँ होती हैं उन्हें 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, एक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, एक अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, एक गौण प्रभाव पड़ता है। अब प्रबंधन से क्या मतलब है, प्रबंधन का क्या है आशय, प्रबंधन से आप बताएंगे कि उस सतत प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरे समग्र रूप से हमें तैयारी की जाती है।
ठीक है। इसके भी चरण होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब आप शुरू कर देंगे, इसके चरण होते हैं, स्टेज वाइज होते हैं। जैसे सबसे पहले बचाव योजना बनाना होता है, फिर प्रबंधन करना होता है, फिर विभिन्न संस्थाओं के मध्य क्या होता है, तालमेल स्थापित करना होता है। जैसे NDRF है ना, SDRF है, तो फिर तालमेल बैठाना होता है, फिर आपदा के समय प्रभावी ढंग से बचाव प्रक्रिया को अंजाम देना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। फिर आपका आया है आपदा प्रबंधन की कार्यवाही। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि ये भी मतलब जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके लिए आपदा के बाद लोगों को पुनर्वास के लिए काम करना है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। सबसे पहले इनका लक्ष्य क्या होता है, प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाना, जिससे कि क्या हो, जो हानि हो रही हैं उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। अब आप आपदा को तो घटने से रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा आने से पूर्व लोगों को जागरूक करने और राहत कार्यों को सही समय पर क्रियान्वित करके आपदा के कारण जो उनको दुष्प्रभाव हो रहे हैं या जो उनको हानियां हो रही हैं उसको जरूर कम कर सकते हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन क्या है, वो महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। अब अगर भारत के संदर्भ में हम देखें, है ना, तो ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब 3 ओर से ये समुद्र से घिरा है ना। यहाँ पे आपको सबको पता होगा, बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, ये अरब महासागर हो गया। तो 3 भागों से ये क्या है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब जिससे क्या हो रहा है, समुद्री आपदाओं की आशंका बनी ही रहती है ना। और आप ऊपर देखें, नॉर्थ की साइड देखें, अगर नॉर्थ की साइड अगर आप देखते हैं, वैसे तो मेरी आर्ट अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। है ना, अब नॉर्थ की साइड यहाँ पे देखें, या हमारा उत्तराखंड भी इधर ही आता है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया में आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा ही होगा, उत्तराखंड त्रासदी होती रहती है, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती रहती है, पेलिन तूफान है, बहुत सारे हैं, हुदहुद आपका चक्रवाती तूफान है, नीलोफर चक्रवाती तूफान है, जो कि हमारे यहाँ पे इस साइड साउथ में आता है। तो एक के बाद एक मतलब कितनी चीज़ें घटित होती रहती हैं। इसलिए भारत को क्या है, अब आपदा प्रबंधन प्रणाली को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ हो या साउथ हो, हमारे भारत में पूरा भारत जो है वो अनसेफ है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। फिर आप एंडिंग कर रहे हैं उपसंहार से। उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष रूप निकालेंगे। आप कहेंगे कि आपदा प्रबंधन अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। विकसित देश, अब हमारा देश क्या है, विकासशील है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन क्या है, विकसित देश हैं। तो विकसित देश तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगति करके बहुत ही आर्थिक और सामाजिक नुकसान से बचने में सफल रहते हैं, लेकिन भारत क्या है, इसके लिए ये मतलब बहुत ज़रूरी हो गया, अपरिहार्य हो चुका है कि इस ओर पर्याप्त ध्यान दे और अपनी जो प्रबंधन प्रणाली है उसको मजबूत करे। और जो भी आपदाएं होती हैं उसका हमको क्या करना है, हम सभी को डटकर सामना करना है उनके दुष्प्रभावों से, जिससे हम बच सकें। तो प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। और अगर देखो प्रबंधन होगा तो कम से कम जान माल की हानि होगी, है ना। तो इससे क्या होगा, देश को आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। बेटा उतना पैसा भी तो बच रहा है जितना हमें सरकार, अब यहाँ पे ही देखिए, अभी ग्लेशियर के टूटने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, 150 से 200 लोगों के हताहत हुए हैं। तो इन सारे मृतकों को हमारी सरकार क्या है, पैसे दे रही है उनके परिवार वालों को, उनके लिए। तो ये पैसा जो है, अगर प्रबंधन होगा तो ये सब पैसा बचेगा और हमारी दूसरी चीज़ों में काम आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमें आपको क्या करनी है, उपसंहार के अंतर्गत बतानी है कि आप क्या सोचते हैं। इस तरीके से हमें निबंध को करना है। जब आपके संकेत बिंदु दिए होंगे तब आप कैसे करोगे, उन्हीं बिंदुओं को आप उनको व्याख्यायित करोगे। जब आपको संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं तो आप किन चीज़ों को लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको निबंध बहुत अच्छे से लिखना है। आप लिख सकते हैं, 10 अंकों का आता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप अवश्य पूछिए। थैंक यू सो मच बेटा।